नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शेर अफजल मरवत साहब ने जो किया वो खान साहब पर हमला करना उन्हें उल्टा पड़ गया, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने जब से ये स्टेटमेंट दिया अपनी पटिशन में जो उन्होंने अदालत में दायर की कि सुहेल आफरीदी की जगह पे अली अमीन गंडापुर को बहाल किया जाए, तो वो उनके गले इसलिए पड़ गई कि उन्होंने उसमें इमरान खान साहब को नाअहल और सज़ा याफ्ता करार दे दिया। अब ये करने की वजह से शेर अफजल मरवत साहब की अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग लगातार अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब को नाअहल कहा है अपनी पटिशन में और सज़ा याफ्ता कहा है, तो उन्होंने एक जवाब पैदा कर दिया सबके लिए कि शेर अफजल मरवत से वो इस्तीफ़े का मुतालबा करें। और सब लोग शेर अफजल मरवत से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं कि आपने इसी शख्स के ज़रिए से वोट हासिल किए, इसी शख्स के नाम पे आपने वोट मांगे और इसी शख्स की वजह से आपको कौमी असम्बली की नशिस्त मिली, वरना आप काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की अक्सरियत कह रही है और वो शेर अफजल मरवत को चैलेंज कर रहे हैं कि क्योंकि आपके बकौल इमरान खान नाअहल भी है और सज़ा याफ्ता भी है, लिहाजा आप उसकी दी हुई जो भीख है वो वापस कर दें और आप कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ें और जाकर दोबारा इलेक्शन लड़ें ताकि आपको आटे दाल का भाव पता चले। वैसे शेर अफजल मरवत साहब अगर अपने इलाके में इलेक्शन लड़ें तो वहाँ के जो लोग कहते हैं, जो मरवत कबीले के लोग हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ से शेर अफजल मरवत अगर सही तरह इलेक्शन लड़ें और सही तरह नतीजा आए तो ये अब वाकई काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। इमरान खान साहब की मुखालफत करके इन्होंने अपनी मकबूलियत तबाह कर ली। बहरहाल ये तो शेर अफजल मरवत साहब से मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, ये तहरीक इंसाफ में ही हुआ करते थे, फिर इमरान खान साहब ने इनको पार्टी से निकाल दिया। अब वो इमरान खान साहब को अपनी पटिशन में नाअहल भी कह रहे हैं, सज़ा याफ्ता भी कह रहे हैं। हाँ, लेकिन गंडापुर से उनकी अच्छी दोस्ती है और वो चाहते हैं कि गंडापुर वापस आ जाएं उस सीट के ऊपर जिस सीट पे अब सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर गंडापुर को इमरान खान साहब ने इस्तीफ़े के लिए कहा और सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब की चॉइस है, लिहाजा क्योंकि इमरान खान साहब सज़ा याफ्ता हैं और नाअहल हैं तो उनके कहने पे इस तरह की तब्दीली नहीं हो सकती। ये पटिशन है ना, तो इस तरह तो गंडापुर भी वापस नहीं आ सकता। उसकी वजह समझिए आप, इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी और वो नाअहल हुए थे 2024 के इंतखाबात से पहले। तो अली अमीन गंडापुर साहब जब पहली मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने तो वो इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक बने थे, तो फिर तो वो भी हुक्म गलत हो गया। फिर अगर सुहेल आफरीदी आज की तारीख में इमरान खान साहब के हुक्म पर वज़ीर आला बने, ये काम गलत हुआ है, गैर आइनी या गैर कानूनी हुआ है, तो फिर जब अली अमीन गंडापुर 2024 में फरवरी में इमरान खान साहब की जानिब से नामजद किए गए वज़ीर आला के तौर पे, तो फिर वो नामजदगी भी बिल्कुल इसी तरह थी और उसी शख्स ने की। उस वक्त भी वो सज़ा याफ्ता थे और उस वक्त भी वो नाअहल थे। तो ये वाला नुक्ता शायद मरवत साहब मिस कर गए। अगर बचेंगे सुहेल आफरीदी नहीं तो बचत तो फिर अली अमीन गंडापुर की भी नहीं होगी। और अली अमीन गंडापुर ने अपनी पहली तकरीर में और कई मरतबा ये कहा था कि इमरान खान ने मुझ पे भरोसा किया, इमरान खान ने मेरा नाम दिया, इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया। ये वो अपने मुंह से एक मरतबा नहीं दर्जनों मरतबा कह चुके। तो अगर सुहेल आफरीदी नहीं बचेंगे तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब भी नहीं बचेंगे। तो मरवत साहब का जो गेम है वो उल्टा पड़ गया, उल्टा उनके ऊपर तनकीद हो रही है। जो लोग थोड़े बहुत शेर अफजल मरवत के लिए कोई गुंजाइश रखते थे वो लोग भी अब शेर अफजल मरवत के खिलाफ हो गए हैं। बुशरा बीबी से जुम्मे के रोज़ मुलाकात करवा दी गई, क्योंकि मुलाकात तो आपको पता है मंगल को होती है, लेकिन कुछ चीज़ें तय हो रही थी और मैंने आपको बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत की जा रही है कि बुशरा बीबी से मुलाकात करवा देंगे, लेकिन बातचीत बाहर नहीं आनी चाहिए। और ये बात जो है मोहसिन नकवी साहब कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जो लीडरशिप है उनसे बातचीत हो रही थी। तो फाइनल ये हुआ कि बातचीत कोई बाहर नहीं आएगी। इमरान खान साहब किस हालत में हैं, उनकी हालत क्या है, वो क्या कहते हैं, उनका मूड क्या है, उनका कोई स्टेटमेंट ये बाहर नहीं आना चाहिए। कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दी जाएगी। जब यकीन दहानियाँ करवा दी गई तो बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की जुमे वाले दिन मुलाकात करवाई गई और इस मुलाकात से कोई खबर अभी तक बाहर नहीं आई। पहले बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू वो लिख दिया करती थी अपने ट्विटर अकाउंट पे, उस पर भी एतराज़ किया गया। तो अब किसी किस्म की खबर नहीं आई। कोशिश करेंगे पता करने की कि बुशरा बीबी
ने जेल में क्या कहा, हालत उनकी कैसी है, इमरान खान साहब की कैसी है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि फिजिकली इमरान खान साहब फिट है, उनकी आंख का मसला बहुत सीरियस है और कैद तन्हाई में उनको शदीद तकलीफ दी जा रही है। ये वो हकायक हैं जो इस वक्त मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जो मुझे पता है, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताए थे। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा सूबे बनाना चाहती है पाकिस्तान में, और ये बात बार बार एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग करते भी हैं। एस्टेब्लिशमेंट इस बात को फ्लोट भी करती है मार्केट में कि जितने ज़्यादा सूबे होंगे, सूबे ज़्यादा होने चाहिए, सूबों के पास इख्तियारात कम होने चाहिए, छोटे छोटे यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन इख्तियारात उनके पास बहुत महदूद होने चाहिए। सारे इख्तियारात वफाक के पास होने चाहिए और वफाक पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी चीफ और चंद जर्नैलों का मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए। यह है वो निज़ाम जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहती है। लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को बड़ी तकलीफ होती है जब भी सिंध और पंजाब की तकसीम की बात आती है। वजह यह है कि वो बड़े सूबे में बड़े वसाइल, बड़े बजट, बड़ा कंट्रोल, और फिर वो काबू कर लेते हैं पूरे सूबे को। कई इलाकों में धांधली हो सकती है, कई इलाकों में नहीं हो सकती, तो ज़बरदस्त तरीके से जो है वो यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कराची की इकॉनमी बहुत बड़ी है, हैदराबाद की इकॉनमी बहुत बड़ी है, और यहाँ से कभी भी पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती। पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध से जीतती है और फिर कराची पे और हैदराबाद पे भी राज करती है और उसके पैसे पे भी राज करती है। तो अब बिलावल ने बोलना शुरू कर दिया, मरसूं मरसूं सेंध ना डेसूं, यानी वो शुरू हो जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के बाकी सारे जूते पॉलिश करते हैं, लेकिन ये इंतज़ामी बुनियादों पर सूबों की तकसीम के खिलाफ है। देखिए, मैं इस हक में हूं कि सूबे तकसीम होने चाहिए, पाकिस्तान में ज़्यादा इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए, लेकिन वो लिसानी बुनियादों पर नहीं होने चाहिए, सियासी बुनियादों पे नहीं होने चाहिए। वो होने चाहिए इंतज़ामी बुनियादों पर। फासले कम होने चाहिए, सहूलियात ज़्यादा होनी चाहिए, लोगों का टैक्स लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए, आबादी के एतबार से सबको हिस्सा मिलना चाहिए, तमाम सूबों में रहने वाले लोगों को यकसां तालीम के, सेहत के और आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का फार्मूला कुछ और है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है उसका फार्मूला कुछ और है। ये अपने अपने मफाद के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के मफाद के बारे में नहीं सोचते, फिर आपस में लड़ते भी हैं इन चीज़ों पे। नाज़रीन, इस वक्त फील्ड मार्शल ने अपनी कोशिशें काफ़ी तेज़ कर दी हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह ईरान को मना लें उन शराइत पे जो अमेरिका ने भेजी हैं। ईरान ने जो वापस तजावीज़ भेजी हैं अमेरिका को वो काबिल कबूल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मे वाले दिन दोबारा अपनी कौमी सलामती कमेटी के अहम तरीन मुशीरों से मुलाकात की है, और उसमें जो सबसे अहम बात है वो यही है कि लड़ाई अगर दोबारा करनी है तो कैसे करनी है और कब शुरू करनी है और कितनी ज़्यादा उसको लड़ाई को बढ़ाना है इस मरतबा। देखिए ना, खलीजी ममालिक के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई से साफ मना कर दिया था, और जो मेन रीज़न था लड़ाई से मना करने का वो ये था कि बंदोबस्त नहीं है अपने आप को बचाने का, क्योंकि ईरान बड़े पैमाने पर वापस अटैक करेगा। और ईरान ने ये साफ कहा है कि जब वो वापस अटैक करेगा तो वो ऑयल तनसीबात को भी निशाना बनाएगा इस रीजन में जहाँ जहाँ पे अमेरिका के मफादात हैं। तो अरब ममालिक का तो बहुत नुकसान हो जाएगा, अरबों डॉलर्स का, जो वो नहीं चाहते। तो एक तो खलीजी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अमेरिका मार्केट में अकेला है जो इस लड़ाई को लड़ना चाहता है इसराइल के साथ मिलकर, और खित्ते में कोई और सपोर्ट मिल भी नहीं रही। दूसरा, ईरान के पास अभी हथियार बाकी है, वो वापस मारेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या दोबारा हमला करेगा? तो इसकी एक तो रीज़न इसलिए भी समझ आ रही है कि अमेरिका में कई अहम ओहदेदारों और अफसरान ने इस वीकेंड पे अपनी मसरूफियात तर्क की हैं। CBS न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी फ़ौज और इंटेलिजेंस के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, जिन लोगों ने अपनी वीकेंड की मसरूफियात तर्क की हैं और वो उस मनसूबाबंदी का हिस्सा बने हैं जिसमें मुस्तकबिल करीब में हमले का एक नया राउंड हो सकता है ईरान के ऊपर। अल जज़ीरा ने ईरान के हवाले से खबर दी है। अल जज़ीरा ने बताया कि यूरेनियम अगर ईरान से मांगी गई और अमेरिका ने यही शर्त रख दी फाइनली कि यूरेनियम मिलेगी तो बात आगे बढ़ेगी, तो फिर कोई भी मुआहदा नहीं हो सकेगा, ये ईरान ने कहा। अब्बास अरागची जो वज़ीर ख़ारजा है ईरान के, उन्होंने भी इस पर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी, दो चीज़ों पे आके बात हमारी अटकी हुई है। एक, ईरान आबना हुर्मुज़ को नहीं छोड़ना चाहता, वो उसको नए इंतज़ाम के मुताबिक चलाना चाहता है, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि मुकम्मल तौर पे यहाँ पे कंट्रोल उनका आ जाए और पहले की तरह हो जाए मामला। दूसरा, यूरेनियम को अमेरिका चाहता है कि ईरान से निकाल कर अमेरिका की निगरानी में दे दिया जाए या अमेरिका उसको वॉर ट्रॉफी के तौर पर उठाकर ले जाए। अब आसिम मुनीर साहब पहुँचे हैं ईरान में, उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई ना कोई मसला हल हो जाए।
देखें, ये मसला कोई भी हल करवा दे, ये मसला हल होना चाहिए। इसका क्रेडिट कोई भी ले जाए, ये मसला हल होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी नौकरियां खतरे में हैं, बहुत सारे लोगों का कारोबार खतरे में है, दुनिया के कई ममालिक की इकॉनमीज जो है वो खतरे में है, एयरलाइंस तक खतरे में पड़ गई हैं। तो ओवरऑल पूरी दुनिया को इसका नुकसान हो रहा है, जो भी ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में चल रहा है। अगर ये लड़ाई यहीं पे ख़त्म हो जाती है इस नोट पे, और दोनों को कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो दुनिया का फ़ायदा होगा। लेकिन ईरान अमेरिका को उतनी बड़ी फेस सेविंग देने को तैयार नहीं है जितनी बड़ी डोनाल्ड ट्रंप मांग रहा है। तो क्या आसिम मुनीर साहब ऐसा कुछ लेकर दे सकेंगे? यही सवालात उनके इस दौरे में सबके जहन में रहेंगे। बहरहाल सबकी नज़रें इस बात के ऊपर हैं कि ईरान जो है फाइनली क्या जवाब देता है पाकिस्तान को, क्योंकि उसके बाद तो फिर मुझे लगता है कि लड़ाई वाला सीन होगा। अमेरिका को एक मरतबा फिर दबाव डालने के लिए लड़ाई में जाना पड़ेगा। अमेरिका लड़ाई में कितना आगे जा सकता है? जब डोनाल्ड ट्रंप बात करता है पूरी सिविलाइजेशन को कत्ल करने की, तो वो तो एक एटमी हमले टाइप की चीज़ लगती है और दुनिया डर जाती है। फौरी तौर पे दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर चली जाती हैं, हर तरफ एक खौफ व राज फैल जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खौफनाक बात कर दी है। तो नाजरीन, अब आसिम मुनीर साहब पहुंचे हैं ईरान में, देखते हैं कि वहां से क्या निकलता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2 स्टेटमेंट दिए, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक स्टेटमेंट तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि मुझे किसी ऐसे शख्स के साथ लंच करने से नफरत है जो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो। तो पाकिस्तान में तो एक ही शख्स के साथ लंच किया था उन्होंने, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफ़ें तो बहुत करता है, लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, अच्छा वैसे उसने ये भी कहा था कि मैं नालायक लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ और उनके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ मैं अपने आप को लाइक महसूस करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि मुझे ऐसे लोगों में रहना पसंद है जो ज़्यादा कामयाब ना हो अपनी ज़िंदगी में, और अभी उन्होंने फिर कहा कि मुझे ऐसे शख्स के साथ लंच करने से नफरत है जो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो। पाकिस्तान में से लंच खाली आसिम मुनीर साहब ने किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये कि जो मेरी तारीफ़ें करता रहे, मेरी खुशामद करता रहे, मेरी गेम उठा के रखे, मेरे जूते पॉलिश करता रहे, वो बंदा मुझे पसंद है, मैं उसको टाइम देता हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और इस किस्म की खुद पसंदी का शिकार लीडर्स नॉर्मली बड़ा धोखा खाते हैं और आवाम इनको पसंद नहीं करती। अभी आप अमेरिकन को जब भी इलेक्शन में मौका मिलेगा, अमेरिकन किस तरीके से वोटिंग करेंगे वो आप देख लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ना इसको अपने एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, इस बात को कि जो उसके दिल में आता है वो कह देता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक रवायत को तोड़ा है अमेरिका में कि जो बात लोग अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, डोनाल्ड ट्रंप वो अपने मुंह से कह देता है। जिस बात को कहने में लोग शर्म करते हैं या ये सोचते हैं कि मैं ये अपने मुंह से कैसे कहूँ, यानी डोनाल्ड ट्रंप कह देता है अपने मुंह से कि मैं बहुत ज़हीन आदमी हूँ, मैं बहुत कामयाब आदमी हूँ, मैंने जनाब दुनिया का नक्शा जो है उसको तब्दील कर सकता हूँ, मैं जनाब दुनिया के अंदर अमन का एक प्याम्बर हूँ, मैं दुनिया के अंदर अमन लेकर आ रहा हूँ, मुझे ही सारे अवार्ड मिलने चाहिए, पूरी दुनिया को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, अमेरिका को कभी भी मेरे जैसा सदर नहीं मिल सकता, मैं जनाब इसराइल में इलेक्शन लड़ूँ तो वहाँ पे भी जीत सकता हूँ। जब ये बातें डोनाल्ड ट्रंप करता है तो ये अपनी तारीफ़ें हैं, और डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली इससे ये साबित करना चाहता है कि भाई मैं बहुत सच्चा और सीधा खरा आदमी हूँ, जो मेरे दिल में होता है मैं कह देता हूँ। अमेरिकन बाद औक़ात ऐसी बातें पसंद भी करते हैं, तो एक क्लास है अमेरिकन की जो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वोट शोट देती है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो समझदार लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से, और ये बहुत सारे जो है वो रिपब्लिकन्स के वोटर हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी है उसके वोटर्स भी नाराज़ होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत लगातार कम हो रही है, और ये नुकसान आपको आने वाले दिनों में जो मिड टर्म इलेक्शन है उनमें अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है या अभी तक के जो सर्वेज आ रहे हैं उनके मुताबिक आपको ये नुकसान दिखाई भी दे जाएगा। नाजरीन, जो समूद फ्लोटेला के जो कारकुनान थे या फ्रीडम फ्लोटेला के जो अरकान थे, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार, ये लोग इसराइल के कब्ज़े में गए। सैकड़ों लोग थे, इसराइल ने इन पर बदतरीन टॉर्चर किया। इस हवाले से जो खबर है वो मैंने पढ़ी तो वो दिल दहला देने वाली है। पहले तो उसकी वीडियोज़ आई, वो बड़ी खौफनाक थी, बड़े तकलीफ दे मनाजिर थे जो हमने देखे इस खबर के हवाले से। और अब जो खबर आई उसमें यह है कि इस्तांबुल जब ये लोग पहुँचे तो इनमें से बेशतर इंतहाई ख़राब हालत में पहुँचे हैं। इनमें कईयों की जो है वो पसलियाँ टूटी हुई हैं, कईयों के जिस्मों पर नील पड़े हुए हैं, कई अफराद सही तरह चलने फिरने के काबिल नहीं हैं, उन्हें व्हील चेयर के ऊपर लाया गया। हालांकि चंद दिन ये इसराइल के पास रहे लेकिन उन्होंने बहुत टॉर्चर किया। कई अफराद को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया है। और यानी इसराइली फिल्म साज हैं, उन्होंने बताया कि कई अफराद की पसलियाँ टूटी हैं जिनमें ख़वातीन के साथ जिनसी बदसलूकी भी की गई और
अराकीन को नामालूम अद्वियात के इंजेक्शंस भी लगाए गए। एक इटली के सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि इसराइली हिरासती मरकज़ जो है वो खौफ और दहशत की जगह है और हिरासत में लेते ही उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बहुत कम खुराक और पानी दिया गया। 15 अरकान के साथ ज़्यादती समेत जिनसी बदसलूकी के वाक़यात पेश आए। मुतअद्दिद अफराद को रबड़ की गोलियों से भी निशाना बनाया गया, जबकि कई अरकान की हड्डियाँ टूटी हुई हैं। ये नादरीन किया गया इसराइल की जानिब से। तो बड़ा रोला पड़ा हुआ है पूरे यूरोप में। जब ये लोग अपने अपने मुल्क में पहुंचेंगे तो अपने मुल्क की क़यादत को, सियासतदानों को जब ये बताएंगे और आलमी इदारों तक अप्रोच करेंगे तो इसराइल के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, ख़ास तौर पे इस वजह से कि उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर दी है जिसमें बाकायदा तशद्दुद किया जा रहा है उन इंसानी हकूक़ के कारकुनान पे जो वहाँ मदद करने के लिए गए थे। नादरीन, अब तक हमारे पास इतनी खबरें हैं और अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।